नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की कक्षा 10वीं का संचयन भाग 2 में से दूसरा पाठ सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह जी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच में से करते हैं, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, एक एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मणि का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पराया, सांझ सवेरे और यह आत्मकथा है, क्या जानूं मैं कौन। गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। दोस्तों, इस पाठ के द्वारा कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है यह देखेंगे। सबसे पहले शिक्षक के प्रति आदर्श दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा। दूसरा, विचार विश्लेषण की क्षमता का विकास हो जाएगा। और तीसरा, दिए गए प्रश्नों को हम हल कर सकेंगे। आइए अब देखते हैं इसकी भूमिका या प्रास्ताविक। बचपन के दिन सुहावने होते हैं। सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलना घूमना अच्छा लगता है। पढ़ाई की अपेक्षा खेल व मनोरंजन में ही बच्चों का मन लगा रहता है। यदि स्कूल में भय का वातावरण हो तो छात्र स्कूल न जाने के बहाने ढूंढते हैं। उन्हें पढ़ाई से अरुचि हो जाती है। अतः आज शिक्षा प्रणाली में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित हो रही है। छात्रों की रुचि अरुचि का ध्यान रखते हुए शिक्षा प्रणाली का गठन किया जा रहा है। स्कूल में शिक्षा भार स्वरूप प्रतीत न हो, अतः गृह कार्य भी कम किया गया है। मूल्यांकन पद्धति में भी सुधार हो रहा है। व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। उस समय स्कूल में भय का वातावरण हुआ करता था और सिर्फ शिक्षा को ही प्रमुखता दी जाती थी। इसलिए शिक्षक कभी कभी सख्त भी हुआ करते थे। इसी कथा वस्तु को लेकर आज का हमारा पाठ चलता है, सपनों के से दिन। तो आइए इस पाठ का हम सारांश देखते हैं। अब हम पाठ को सार रूप में देखते हैं। सपनों के से दिन इस कहानी में लेखक गुरदयाल सिंह जी ने अपने बचपन के दिनों की खट्टी मीठी यादों का अति सजीव तथा मनोहारी वर्णन किया है। बचपन में लेखक और उनके दोस्त सभी एक जैसे थे। सभी दिन भर खूब मस्ती करते और चोट लग जाने पर जब घर पहुंचते तो माँ बाप के द्वारा उनकी खूब पिटाई होती थी। लेकिन फिर भी अगले दिन वे खेल खेलने पहुंच जाते थे। वे सभी बच्चे स्कूल व पढ़ाई को तो कैद समझते थे। लेखक के अधिकतर साथी उन्हीं के जैसे परिवार के थे। उनमें से अधिकतर स्कूल जाते ही न थे, जाते भी थे वे रुचि न लेते। उनकी रुचि न होने का कारण कुछ हद तक उनके माता पिता भी थे। वे कभी भी बच्चों को जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से उनकी बात होती
तो वे कहते कि उन्हें अपने बच्चों को तहसीलदार थोड़े ही बनाना है। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखवाने लगेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी दोनों सिखा देंगे। वैसे भी पढ़ाई का खर्च करने को माँ बाप तैयार नहीं होते थे। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने पर लेखक अपने ननिहाल चले जाते। नानी के घर जाकर खूब दूध दही मक्खन खाते। नानी का घर छोटे से पिछड़े गांव में था। घर के पास ही तालाब था। दोपहर तक लेखक तालाब में नहाते फिरते और फिर घर आकर नानी से मांगकर मनपसंद चीज़ें खाते। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर जाकर तालाब पर चले जाते। कपड़े उतार पानी में कूद जाते, फिर गर्म रेत पर लेटते और फिर से पानी में कूद जाते। जब छुट्टियां खत्म होने लगती तो लेखक और उनके मित्रों को स्कूल में अध्यापकों की पिटाई का भय लगने लगता। लेखक के कितने ही मित्र छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टर की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते। जो पिटाई से बहुत डरा करते वे पिटाई खाने वाले को बहादुरों की तरह सोचा करते थे। उनका सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। वह मारने पीटने वाला व गालियां देने वाला लड़का था। उसका सिर हांडी की भांति बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से वार करता। 4 फुट का उसका कद था। आंखें बिल्ली जैसी और चेहरा बंदरिया जैसा था। वह सिर से चोट करता था। बच्चों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल का बम्बा रखा था। स्कूल जाना लेखक को कभी कभी बहुत अच्छा लगता था। जब मास्टर प्रीतम चंद स्काउट परेड करवाते, लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली हुई सीटी बजाकर मार्च करवाया करते, तब स्कूल जाना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। नई श्रेणी में जाकर एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के उत्साह से उत्साहित हो जाते, परंतु दूसरी ओर मास्टरों की मार का भय उन्हें सताता और उन्हें पुरानी कापियों किताबों से भी अजीब गंध आती। लेखक को स्काउटिंग का अभ्यास करते समय रंगीन झंडियां हिलाने का मौका मिलता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियां फहराते तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी देते थे। उस वक्त लेखक को लगता जैसे फौज का कोई तमगा हासिल कर लिया हो। लेखक के हेडमास्टर शर्मा जी स्वभाव से नरम और हंसमुख थे। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। गुस्से में अपनी आंखें झपकाने लगते तथा लड़कों के गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चपत लगाया करते थे। वह चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसे लगती थी। वे एक धनी आदमी के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। उनका लड़का लेखक से 1-2 साल बड़ा होने के कारण उनसे एक श्रेणी आगे रहा। हर साल शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते। लेखक का संबंध एक गरीब परिवार से था और हर साल नई किताबें खरीदना उनके लिए मुश्किल था। लेखक के मास्टर प्रीतम चंद सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप ही डरावना था। जब वे चलते तो उनके बूटों के पंजों के नीचे लगे कील व एड़ियों से खुर्रियों की भयानक आवाज आती। वे बच्चों से बहुत मारपीट करते थे। एक बार उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को मुर्गा बनाकर कान पकड़ने के लिए कहा। हेडमास्टर जी ने लड़कों को मुर्गा बने देखा तो उन्हें यह सब सहन न हुआ। उन्होंने प्रीतम चंद को डांट कर कहा कि क्या 4ठी श्रेणी के बच्चों को सजा देने का यह ढंग है। उसके बाद कई दिनों तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। पता चला कि हेडमास्टर जी ने उन्हें निलंबित करके उसके आदेश की मंजूरी के लिए नाम नाभा भेज दिया था। मास्टर प्रीतम चंद निलंबित होने के बाद आराम से अपने घर में रह रहे थे। पिंजरे में रखे अपने तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों को छीलकर प्रेम से खिलाते। यह बात लेखक व उसके साथियों के लिए एक चमत्कार जैसी ही थी। जो मास्टर बिल्ला मार मार कर लड़कों की चमड़ी उधेड़ देते थे, वही अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। अब समय बदल गया है तथा जीवन जीने का ढंग भी बदल गया है। बच्चे वही हैं, उनकी मानसिकता वही है,
इच्छाएं वही हैं, मनोरंजन करने की चाहत भी वही है, पर हर चीज का ढंग बदल गया है। पहले जमाने में बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता था, लेकिन अब यह है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है। अब मेरा कहना यह है कि बच्चों को शारीरिक दंड से नहीं अपितु मानसिक संस्कार से अनुशासित करना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा आदि उपाय अधिक ठीक रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।